सभी को नमस्ते बच्चों। देखिए क्लास 9 का साइंस हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, लेकिन बीच में ही कुछ प्रावधान के कारण वीडियो बनना बंद हो गई थी। ठीक है, तो लेसन 3 चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। केमिस्ट्री को जो लोग समझते हैं कि बहुत ही बवाल चीज़ होती है, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी फंडे से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन एक एक स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करवाइएगा। चलिए देखते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है। अगर हम परमाणु एवं अणु की बात कर ले तो परमाणु और अणु पढ़ने से पहले, उसकी परिभाषा पढ़ने से पहले, उनके बारे में जानने से पहले हमारे एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक दिया गया है रासायनिक संयोजन का नियम। जो हमारे बुक में पहला टॉपिक है वो क्या है? रासायनिक संयोजन का नियम। तो पहले हम इसको पढ़ लेंगे, बीच में इसको पढ़ने के बाद इसके बाद डाल्टन परमाणु का सिद्धांत, इसको पढ़ने के बाद डाल्टन परमाणु का सिद्धांत भी है, उसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और याद रखें कि इनमें से क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके 9th एग्जाम के पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के तौर पर भी आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है भाई, क्यों जरूरी होता है रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ना। ठीक है, बात कर लें इसकी। तो मैंने 2 स्टेप में बताया हुआ है रासायनिक संयोजन का नियम। पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणुओं एवं या अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब उत्पाद मिलते, क्या होता है, जब यहाँ पे कोई तत्व हो और यहाँ पे कोई तत्व इसे मिल जाए, यहाँ पे कोई उत्पाद निकल जाए, अब क्रिया कराएंगे उत्पाद निकल जाए, वही क्या है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं। मैंने इसको पढ़ा दिया है पहले से ही। ठीक है ना, तो बात कर लें इसके कि रासायनिक संयोजन का नियम कैसे कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। कहने का मतलब जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो वो कुछ ना कुछ नियम पर आधारित होंगी, और जो नियम पर आधारित होती हैं, जिस नियम के अनुसार हम करेंगे उसी नियम को क्या कहेंगे, हम रासायनिक संयोजन का नियम कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया कर तो दिए लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक प्रकार होता है, किस नियम के अनुसार हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी नियम को हम क्या कहेंगे, रासायनिक संयोजन का नियम। या फिर इसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि वह नियम जिनके आधार पर विभिन्न तत्व अथवा यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कोई भी चीज जब मिलता है, मिलकर जब नई चीज बन जाती है तो उसी नियम को क्या कहेंगे, वह नियम, मतलब वही नियम क्या कहलाएंगे आपको, रासायनिक संयोजन के नियम कहलाएंगे। ठीक है ना, तो रासायनिक संयोजन के नियम भैया कैसे होते हैं समझा रहे हैं आपको। जैसे बात कर लें हम, जैसे हमारे पास क्या है, Mg है और इसको हम O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, MgO मिल जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया है तो ये किसी न किसी नियम पे आधारित है। तो ये नियम कौन सा हो जाएगा आपका, क्या कहलाएगा, यह रासायनिक संयोजन का नियम कहलाएगा। बात कर लें रासायनिक संयोजन नियम कितने होते हैं, तो रासायनिक संयोजन जो होता है आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इतना आप लोग नोट करिए तो मैं दोनों प्रकार को समझा दूं आपको। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए आप लोग जरा। चलिए भाई देखते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। मैंने बता दिया कि रासायनिक संयोजन क्यों जरूरी होता है, रासायनिक संयोजन का नियम क्यों जरूरी होता है भाई। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन का नियम 2 नियम मुख्यतः मैंने बताया। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ लेते हैं भाई। ठीक है, तो द्रव्यमान का मतलब वैसे भी आप समझ सकते हो कि द्रव्यमान का मतलब भार से संबंधित है। किससे संबंधित है, भार से संबंधित है, तो भार के संबंध में ही इसमें बात की जाएगी। ठीक है, तो इस नियम का प्रतिपादन जो होता है रूसी वैज्ञानिक एमबी लोवनसोव ने की थी भाई। ठीक है ना, एमबी लोवनसोव ने की थी सन 1756 में, लेकिन इन्होंने इसका प्रतिपादन तो किया, लेकिन इसको जो संपूर्ण पुष्टि की थी उन्होंने की थी लेवासिए तथा लांडोल्ट ने की थी। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने तो इसको प्रतिपादन स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी जो संपूर्ण पुष्टि से पूरी तरीके से जो लागू किया गया वो इन दोनों लोगों ने किया था। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि द्रव्य अविनाशी है इनके अनुसार, यानी कि द्रव्य क्या है, अविनाशी। यहाँ पे एक बात आती है भाई कि द्रव्य होता क्या चीज है, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव।
तो बच्चों दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी द्रव्य कुछ और चीज होती है और द्रव कोई और चीज होती है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य का मतलब साफ सी बात है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्य, यानी पदार्थ जो भी होगा, जो कुछ भी पदार्थ है वो सभी क्या है? द्रव्य हैं। लेकिन द्रव क्या होता है? पदार्थ की एक अवस्था होती है। इसको ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है कि द्रव्य क्या होता है और द्रव क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज होती है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान, द्रव्य का मतलब वही चीज होता है, पदार्थ। जो भी चीजें होती हैं पदार्थ, तो सब क्या है? द्रव्य हैं। और द्रव पदार्थ की एक अवस्था होती है, ठीक है। तो बात कर लें क्या द्रव्य अविनाशी होता है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो कोई भी द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है अलग से, और ना ही जो हमारे पास है उसका विनाश किया जा सकता है, ना ही उनका नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही इनका विनाश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात कर ले, हमारे पास क्या है? Mg है और O2 है। जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? MgO बन जाता है। अगर Mg हमारे पास 6 किलो है यानी 6 kg है, और O2 हमारे पास अगर 5 kg है, तो जो अभिक्रिया आएगी 11 kg ही आएगी, इससे अधिक नहीं हो सकती है। कहने का मतलब जितना ये है, जितने इसके अणु है, जितने इसके अणु है, दोनों क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल होंगे, कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मैंने रासायनिक अभिक्रिया में जब समीकरण को संतुलित कर रहा था, संतुलित करने वाले चैप्टर में मैंने इसको बताया हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। आप लोग वीडियो देखिएगा, हमारी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जितना यहाँ पे होगा, जितना यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा टोटल करके। इससे एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। किसका नियम है ये? हमारे MB लोवोनोसोव का नियम है। उन्होंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ अलग से सृजन नहीं कर सकते हैं और ना ही इनका विनाश कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना नोट करो। तो द्रव्यमान संरक्षण रासायनिक सृजन के दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम बता दें आपको हम, नोट करिए इतना। चलो भाई देखते हैं, मैंने देख लिया पहला नियम, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा। अब बात कर लेते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम समझते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए स्थिर अनुपात, इसके मतलब जो भी हमारे पास होंगे उनका अनुपात क्या होगा? एक निश्चित होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 फ्रांसीसी वैज्ञानिक JL प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम किसने बताया था? अगर इसकी बात कर लें तो आप लोग समझ लीजिएगा कि JL प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। कब दिया था? 1799 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भार अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या कहीं से भी उसे प्राप्त किया गया होगा। कहने का मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी आपका कोई भी वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो, उसको अगर हम लिए हैं तो उनमें क्या होगा? उसी के ही गुण होंगे। किसी अलग वस्तु की, अगर सोना है तो सोना का ही गुण उसमें है। सोना चाहे यहाँ का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे खुदाई से प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हुआ है, अगर हमारे पास सोना है तो सोना ही रहेगा, कुछ और नहीं बदल सकता है। बात कर लेते हैं, हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है जल का। किसका उदाहरण ले लें हम? जल। मान लीजिए हम ये जल है जो है कुआं से लिए, कुछ जल हम कुआं से ले लिए, कुछ नल से ले लिए, और कुछ हमने मंगा लिया, मान के लिए जापान से मंगा लिया, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, यहाँ से हमने क्या लिया था? जल लिया था, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O। अगर यहाँ इसकी बात कर लें तो ये भी तो H2O ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा? H2O रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जल कुआं वाला पानी कुछ और हो जाता है, नल वाला पानी कुछ और हो जाता है, जापान वाला पानी कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, कहोगे सर इनका स्वाद अलग अलग हो सकता है। भाई स्वाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? उनके सूत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या पानी था, पानी का H2O क्या कुछ और हो गया क्या? H2O3 हो गया क्या? या फिर H2O2 हो गया क्या? ऐसा हुआ क्या? किसी भी पानी की बात कर ले हम तो पानी हमारा क्या है? H2O ही है। अगर इसके दो हैं तो इसके एक हमेशा ही रहेंगे। अगर इनमें कम ज्यादा करेंगे तो पानी नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। अगर H के परमाणु 2 हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर H के परमाणु 2 हैं, H के परमाणु हमारे पास कितने हैं? एक मिनट देख लेते हैं। H 2 है और O क्या है? एक लिखा नहीं जाता, आपको पता है। अगर H हमारे पास 2 है, O हमारे पास 1 है,
तो क्या होगा, ये जल ही होगा। अगर इसमें कुछ हम कम ज़्यादा करेंगे, इनके भारानुपात में कुछ भी कम ज़्यादा करेंगे तो ये जल नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इनका नियम क्या कहता है कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में जो भी भारानुपात होगा क्या होगा, वह न कभी अलग से कहीं से भी प्राप्त कर ले उसको, फिर भी उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका नियम था भाई, जे.एल. प्राउस्ट का नियम था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, 1799 में इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इतना नोट करो। तो नेक्स्ट टॉपिक बताएं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखना बच्चों कि जो परमाणु है, परमाणु के बारे में जो खोज करता है, आपने सुना होगा कि इनमें जो है रदरफोर्ड के बहुत बड़ा हिस्सा है ना। उसके पहले की बात आपको बता दें, ये जो डाल्टन थे ये उनके पहले थे, ठीक है ना, रदरफोर्ड के पहले थे। तो अभी देखिएगा इसमें एक कंसेप्ट आएगा, एक ऐसी लॉजिक आएगा जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा इसको कि डाल्टन ने सर्वप्रथम इसका जो प्रतिपादन इस नियम का 1803 ईस्वी में किया था, ठीक है। सन 1803 में किया था इस नियम का प्रतिपादन। इन्होंने कहा था कि सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं। इनका कथन ये था कि परमाणु वही होते हैं जो हमारे कुछ भी जो पदार्थ बन जाते हैं, तो जो जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, परमाणु कहलाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कुछ नियम दिया है, कुछ आप विवेचना की है अपने नियम की। इस सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। इन्होंने कहा, पहला नियम क्या बताया कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं परिभाषा के अनुसार, ठीक है। इन्होंने कहा कि जितने भी जो भी पदार्थ बनेगा वो किससे बनेगा, परमाणुओं को मिला करके ही बन सकता है, ठीक है ना। अगली बात कर लें, परमाणु अविभाज्य। ध्यान समझिएगा, ये वाली लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किए जा सकते हैं और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपने इसको पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अलग से नहीं लाया जा सकता, न ही उनको हटाया जा सकता है, न तो भगाया जा सकता है, ठीक है ना। बात कर लें परमाणु अविभाज्य की। आप सभी को पता है कि जो हमारा परमाणु होता है 3 पार्टों में बटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन कहोगे सर अरे वाह, इसके हमने तो पढ़ा है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन डाल्टन जी ने क्या कहा कि यह क्या है, अविभाज्य है, इसको बांटा जा ही नहीं सकता, विभाजित किया ही नहीं जा सकता। तब कैसे ये विभाजित हो गया है 3 भागों में। भाई देखिए, मैंने अभी भी बताया आपको कि जो है परमाणु का विभाजन, परमाणु की संरचना इनके बाद हुई थी, ना कि इनके पहले, ठीक है ना। तो जब इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था तब परमाणुओं को विभाजित नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसको विभाजित बाद में किया गया, इसको विभाजित 3 भागों में बाद में किया गया। जब नहीं किया गया तब इन्होंने नियम दिया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे कि अभी हम जब बात करेंगे परमाणु की संरचना की, अगले चैप्टर की बात करेंगे हम, तो बताएंगे कि परमाणु सिद्धांत जो परमाणु हमारे विभाजित हुआ है, कैसे विभाजित हुआ है। 4थे चैप्टर में आपकी किताब में है परमाणु की संरचना, तो संरचना में हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे कि परमाणु कैसे कैसे बना है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले की। तो दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मैंने आपको बताया कि अगर भाई द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर कम ज्यादा होगा तो फिर वो कुछ और ही चीज हो जाएगी, क्लियर है ना। अगर कहने का मतलब ये है अगर पानी है तो पानी ही रहेगा, कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर कहा कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। सब सी बात है भाई, अगर कोई अलग अलग पदार्थ लोगे, सोना ले लोगे, चांदी ले लोगे, तो सोने का गुणधर्म अलग होगा, चांदी का गुणधर्म अलग होगा, साफ सी बात है ये, ठीक है ना। इन्होंने बताया तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब अगर कुछ चीज हम मिश्रण करके यौगिक बना ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज करके यौगिक बन रहा है, अगर उनके भिन्न भिन्न तत्व हैं तो जब उनका जो अनुपात होगा ना भाई, उनका संयोग क्या होगा, एक अनुपात जो होगा वो एक पूर्ण संख्या में होगी। परस्पर क्या होगी, पूर्ण संख्या में एक छोटी संख्या होगी, लेकिन क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। कहने के मतलब इनका अनुपात, भार अनुपात की बात कर लें तो ये 2:1 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, या फिर 1:2 हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है भाई, ठीक है ना। इन्हीं के अनुपात में संभव हो पाते हैं, ठीक है ना। अगली बात कर लें, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या में प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मैंने बता दिया कि भाई परमाणु की सापेक्ष संख्या क्या होंगे, अगर H2O है तो H के 2 रहेंगे और ऑक्सीजन के 1 ही रहेंगे, इसमें अलग से हम
कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो टॉपिक था ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। अगली वीडियो में इसी की ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। ये क्या है, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु भार क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद।